Very good morning, children. This is our third video for national income, and I hope you all have gone through the earlier two videos because those are the basis for this third video. मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये तीसरा वीडियो है नेशनल इनकम का, और जो कि नेशनल इनकम अब इट्स अ लेंथी चैप्टर, तो हमें इसको पार्ट्स में हम कवर करेंगे, लेकिन जो पिछले पार्ट्स होंगे वो बेसिस होंगे, फंडामेंटल्स होंगे आगे के पार्ट्स के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप पहले के दो जो पार्ट्स हैं आपने वो ध्यान से सुने हैं और समझे हैं, तभी ये तीसरा पार्ट हमारे को समझ में आएगा और हम रिलेट कर पाएंगे। एंड आई होप कि आपको जो पिछले दो पार्ट्स हैं वो अच्छी तरह समझ में आए। तो अब हम तीसरे पार्ट को कवर करेंगे। दिस इज द थर्ड वीडियो, और आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। नेशनल इनकम की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तो साथ में उसका जो शॉर्ट फॉर्म में हम उसको क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNPFC। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है नेशनल इनकम के लिए। इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी बोला जाता है। तो अब आपको क्या समझना है, पहली बात तो हेडिंग में क्या लिख रखा है, देयर आर 3 ways टू एक्सप्रेस नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए 3 तरीके हैं। पहले का नाम क्या है, आउटपुट, सेकेंड इज इनकम एंड द थर्ड इज एक्सपेंडिचर। तो इसका ये मतलब है कि नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम आउटपुट यानी प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, और आज इस वीडियो का जो इस पार्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम इसको डिटेल में समझेंगे वो आउटपुट मेथड को ही समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम मेथड समझेंगे एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो नेशनल पहले तो अब आउटपुट में देखिए क्या लिखा है, सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the normal residents of the country during a period of 1 year। तो आपको क्या बात समझ में आ रही है, मुझको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। जो इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है वो है नॉर्मल रेजिडेंट्स, और ये तीनों में ही है, तीनों डेफिनेशंस में ही नॉर्मल रेजिडेंट्स आपको दिख रहा है। तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप इसको याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि लास्ट जो वीडियो में हमने बात करी थी नॉर्मल रेजिडेंट्स की, तो जिन स्टूडेंट्स ने ये उन वीडियोस को ध्यान से नहीं सुना है, तो मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जब तक उन 2 वीडियोस को क्लियर नहीं करेंगे तो आपको ये तीसरा वाला समझ में आने वाला नहीं है। और अब तो हम और थोड़ा पेस पकड़ने वाले हैं, थोड़ा और हम स्पीड से आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप कीवर्ड्स को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और पिछले वीडियोस को कवर नहीं करते हुए आगे किसी पार्ट पे आ जाते हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स तीनों में आ गया, इसको हाईलाइट भी कर दिया हमने। तो आपको ये ध्यान रखना है, नेशनल इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट्स का कंसेप्ट है, इसमें वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला कंसेप्ट आता है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वाला कंसेप्ट हम लेते हैं, जो हम लास्ट वीडियो में हम सीख चुके हैं। तो आपको वापस से जाना है उसमें और सीखने की कोशिश करनी है कि ये नॉर्मल रेजिडेंट्स, क्योंकि क्या है कि जो डोमेस्टिक जो आता है उसमें हमने बात करी थी कि जैसे मैं अगर डोमेस्टिक इनकम बोलूँ या डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलूँ आपको, तो उसमें जो कंसेप्ट आता है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी का। तो आपको ये याद रखना है और सीखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या बोलते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं, ये इंडिया के बाहर भी हो सकती है। और दूसरा जो रेजिडेंट्स वाला कंसेप्ट है, ये नॉर्मल रेजिडेंट्स में हम ऐसे बोलते हैं कि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है। जब हमने पढ़ा था इसको लास्ट वीडियो के, तो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, तो आपको डिटेल में तो उसी वीडियो में पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार हम इतना हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो हमको उसको यूटिलाइज करना है। तो नेशनल इनकम के कंसेप्ट में हमारे को समझ में आया है, एक तो क्या है, ये नेशनल बोला जाता है, इस टर्म को एग्रीगेट्स में अगर हम बोलें तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से समझा जाता है। फैक्टर कॉस्ट से समझूं तो आप इनकम मेथड को देखो एक बार, क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में,
सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट से हम समझते हैं फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल के लिए कैलकुलेट होती है, तो आपको याद रखना ही है। तो और आउटपुट मेथड में क्या बोला, सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। और तीसरा एक्सपेंडिचर है सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो बार बार नॉर्मल रेजिडेंट्स तो आ रहा है। तो हमने ये सीखा कि नेशनल इनकम को 3 अलग अलग अप्रोचेस से कैलकुलेट किया जाता है। और क्योंकि मैंने आपसे शुरू में भी बात करी थी, हमारे अर्लियर वीडियोस में भी नेशनल इनकम के बोला था, मैंने आपसे एक टर्म बोली थी ट्रिपल आइडेंटिटी। ट्रिपल आइडेंटिटी का मतलब यही है, आउटपुट इजिकल टू इनकम इजिकल टू एक्सपेंडिचर, यानी कि जो कैलकुलेशन की जाएगी इनकम मेथड से और वही सेम हम कैलकुलेशन करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। तो ये अलग अलग कंपोनेंट से कैलकुलेट किया जाता है। और तो भी नेशनल इनकम का जो लास्ट जो आएगा कैलकुलेशन जो हमारे पास आएगी, एस्टिमेशन आएगा, वो सेम आना चाहिए। यानी देयर आर 3 वेज, जब हम बोल रहे हैं 3 तरीके से कर रहे हैं तो बार बार नेशनल इनकम थोड़ी अलग आएगी। नेशनल इनकम का जो भी कैलकुलेशन आएगी वो चाहे हम आउटपुट मेथड से करें, चाहे हम इनकम मेथड से करें, और या अभी हम जानते कुछ भी नहीं है इन तीनों मेथड्स के बारे में, लेकिन आप अभी तो पहला मेथड हम आज इस वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे, तो हमको आउटपुट मेथड तो समझ में आ जाएगा, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो धीरे धीरे हमें कंपोनेंट्स क्लियर होते जाएंगे। तो अभी तो हम सिर्फ डेफिनेशन पे एक बार रहेंगे, समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो पहला हम एक बार आउटपुट मेथड को दोबारा से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स में जो कंसेप्ट आता है वो हम जैसे सपोज करेंगे नेशनल इनकम को मैंने आपको समझाया था कि अभी डिटेल में हम थोड़ा सा और देखेंगे इसको। एक बार ऐसे समझना है कि डोमेस्टिक इनकम पहले होती है, जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी से कंसेप्ट निकलता है। और डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हमने करी थी, इकोनॉमिक टेरिटरी की, तो उसमें हम ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तब हम नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी भी मेरी बात कुछ बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, तो ये अभी जैसे हम रिटर्न में आएगा तो थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाएगा। तो ये देखिए, अब कुछ एग्रीगेट्स की आपको दिख रहे हैं, नाम दिख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें पहला एग्रीगेट का नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी। तो ये तो टर्म हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ये तो हम एक लिखा भी हुआ था हमने पिछले वीडियो में, इसको मैंने लिख के भी दिया था तुम्हारे को। तो दोबारा से पढ़ता हूँ मैं एक बार आपके लिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एक तो लिख रखा है, दूसरा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस के लिए नोट पे जाना आप हर बार। और दूसरी बात मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि इसको रट्टा मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स कभी भी रट्टे मारकर नहीं की जाती है। आप बुक में भी जब आप देखेंगे बहुत सारे एग्रीगेट दिखेंगे, बहुत सारी डेफिनेशन दिखेंगी, तो हम नहीं कर पाएंगे। जो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, अगर आप उसको मानेंगे और उसके अनुसार करेंगे, देन ओनली यू विल फाइंड इट वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तब तो नेशनल इनकम आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी और बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। लेकिन आप मेरी बात अगर सुनेंगे भी नहीं और फिर कोशिश करेंगे अपने आप बुक में से इसको रट्टे मारने की, जिसको हम बोलते हैं क्रैमिंग भी बोलते हैं या रोट लर्निंग भी बोलते हैं, बिना समझे पढ़ना, तो देखो कितने सारे एक बार दिख रहे हैं आपको। अभी तो मुझे जो दिख रहे हैं वो हैं 5 एग्रीगेट्स तो दिख रहे हैं मुझे। अब मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा सीखने की कोशिश करना, मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ, तो नोट में जो लिख रखा है वो आपकी हेल्प करेगा सबसे ज़्यादा। यानी किसी भी तरह का एग्रीगेट अगर नेट बोला जाए, तो मैं जैसे बोलता हूँ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चाहे वो मार्केट प्राइस है या फैक्टर कॉस्ट है, उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब नेट वाले का मतलब ये होता है कि उसमें डेप्रिसिएशन उसके पास नहीं है। जो डेप्रिसिएशन हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, मैंने यही बोला था कनेक्टेड हैं, तो वो दोबारा से देखना जाके क्या है। अभी तो इतना है कि ये डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो जितने भी नेट होते हैं वो सब बिना डेप्रिसिएशन के होते हैं। यानी ग्रॉस अगर हैं तो उनमें डेप्रिसिएशन है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हटा लिया जाए तो नेट तक पहुंच गया। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर का जो चौथा वाला दिख रहा है आपको, या दूसरा बोलूँ आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है। तो मुझे रट्टा मारने की जरूरत नहीं, जो नेट जो होते हैं इसका मतलब डेप्रिसिएशन नहीं होता है। दूसरा क्या आ रहा है, देखो फैक्टर कॉस्ट आपको दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं फैक्टर कॉस्ट, 3 दिख रहे हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि नेशनल इनकम के नाम से भी जाना जाता है। तो फैक्टर कॉस्ट फिर क्या है,
फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये है कि मार्केट प्राइस से जब कैलकुलेशन आई थी, जैसे जीडीपी एमपी आया तो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेशन आ गई, तो उसमें से अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर दें तो फैक्टर कॉस्ट तक पहुंच जाते हैं। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या होता है, देखो क्या लिख रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को हटा लिया जाए तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं हम। तो इतनी सारी अब टर्म्स आ गई, अब हम कंफ्यूज हो गए, कितने बच्चे हो गए कंफ्यूज, जो समझ में आ रहा है आने ही बंद हो गया। देखो थोड़ा सा आपको एफर्ट लेवल अपना बढ़ाएंगे तो वी बोथ कैन डू। आप मेरे से सवाल भी पूछ सकते हैं, तो एक वो तो मेथड है ही जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये तो क्योंकि बिल्कुल पहली स्लाइड्स आ रही हैं और पहली बार नेशनल इनकम आ रहा है, तो ये क्योंकि आप तो पहले हैं नहीं जिनको पसीने आ रहे हों, जितने बैच आते हैं उनको नेशनल इनकम के नाम से पसीने आ जाते हैं। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। आप सिर्फ कीवर्ड्स को कोई बात नहीं जानने की कोशिश करो, इसको नहीं समझ में आ रहा है तो ये धीरे धीरे आ जाता है, क्योंकि इतनी बार रिपीटेटिव आपको समझाया जाएगा कि आपको आ जाएगा। तो पहली बार कीवर्ड्स कुछ समझ में आया, नेट आया है, तो उसमें क्या समझ में आया, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है। फैक्टर कॉस्ट आया है, इसमें फैक्टर कॉस्ट को समझ में हमने क्या बोला कि मार्केट प्राइस वाले जो एग्रीगेट्स होते हैं उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाते हैं। फिर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स के पास गए तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के समझ में आया इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उसमें से सब्सिडीज को लेस कर दिया जाता है, तो वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो यानी अब इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप मार्केट प्राइस में से हटाएंगे तो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे। तो फिर फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट हमारे को तो पहले से पता है, जो कंपनीज हैं, जो फर्म्स हैं, जो उनको फैक्टर कॉस्ट इनकर हो रही है, यानी जो फैक्टर पेमेंट्स कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तो इस पूरी कॉस्ट को फैक्टर कॉस्ट बोला गया। यानी कंपनी ने, फर्म ने, हमने सर्कुलर मॉडल पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने दो तरह के हमने सेक्टर्स पढ़े थे, फर्म्स और हाउस होल्ड। हम 2 सेक्टर मॉडल ही पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में, और कुछ बुक्स में 3 सेक्टर 4 सेक्टर भी दे रहेगा, 5 भी दे रहेगा, तो वो यूजलेस है। और दूसरी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, जो इन स्लाइड्स में दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल मैक्सिमम पर दिखाया जाता है, और क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन के लिए कुछ जो पार्ट्स को हटा दिया गया है, लेकिन हाँ नेशनल इनकम में से कुछ नहीं हटाया गया है, तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। लेकिन आपकी रिफ्रेशर्स में कुछ एक पुराने भी ऐसे लिख के देता है ये नॉट इवेल्युएटिव, तो वो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो जैसे वो अभी इतना उलझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बुक पढ़ रहे हो, जो कुछ बच्चे तो क्या बुक से भी रेफर कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, और कुछ तो जो है वो बुक भी रेफर नहीं कर रहे हैं, उसको नॉन इवेल्युएटिव बोलते हैं। तो नॉन इवेल्युएटिव टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। और डाउट है तो मेरे से बात कर ही सकते हो आप, कहीं भी डाउट है तो। अभी तो ऐसा तो है नहीं कि यू कैन नॉट कम्युनिकेट। तो अभी दोबारा से हम आते हैं, देखो छोटी सी बात हमने सीखी, एग्रीगेट्स। एग्रीगेट मतलब सम होते हैं, चाहे सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बोलूँ या सम ऑफ इनकम बोलूँ, तो ये सम होते हैं। दूसरी बात, ये सम तो ठीक है, ये 2 तरह से हमारे को दिख रहे हैं, कुछ तो ग्रॉस हैं और कुछ नेट हैं। तो फिर दिमाग में आपके क्या आना चाहिए, बोले ये नेट वालों में डेप्रिसिएशन नहीं है। डेप्रिसिएशन क्या है, उसके लिए डेफिनेशन पे जाना। अभी तो इस स्लाइड में बार बार मैंने बोला ना कि मैं इतना रिवाइज नहीं करा सकता हूँ आपको, तो आप अगर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं पिछले वीडियोस के थ्रू, तो आपको हर बार नए वीडियो में दिक्कत आएगी। तो अभी तो मैं इस वीडियो में इतना सिखा रहा हूँ तुम्हारे को, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होता है, नेट वाले एग्रीगेट्स में डेप्रिसिएशन नहीं होता है। तो ये हमने सीख लिया। दूसरी बात, इसमें हमें दिख रहा है कुछ वेरिएबल जो एग्रीगेट जो है वो मार्केट प्राइस में दिख रहे हैं, कुछ फैक्टर कॉस्ट में दिख रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या बताया, मार्केट प्राइस वालों में क्या करना है आपको, उसमें से नेट इनडायरेक्ट, उसमें उनके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं मार्केट प्राइस वाले के पास, तो फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर दो। तो ये भी सीख लिया हमने। दूसरे क्या दिख रहे हैं, कुछ डोमेस्टिक हैं कुछ नेशनल हैं। क्या दिखा हमारे को, आपको ये ध्यान रखना है, ये डोमेस्टिक वाले के पास क्या दिखा है, देखो चौथा पॉइंट देखो नोट में, नेशनल के पास NFI यानी डोमेस्टिक जो भी एग्रीगेट्स हैं, उसमें अगर आप NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो मैंने 5वें पॉइंट में भी लिख रखा है उसको डिटेल में, और 6ठे पॉइंट में यानी लास्ट पॉइंट के अंदर मैंने आपसे पूरा उसका फॉर्मूला लिख रखा है, जो कि पहले भी आया था, फिर से एक बार रिवाइज कराया। तो मैं यही कह रहा था रिपीटेटिव रहेगा, तो जो रिपीटेटिव वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो वो तो उनको तो समझ में आने लग जाएगा।
तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या लिखा है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब ये फैक्टर इनकम क्या है, फिर पीछे चले गए वीडियोज में, तो मैं फिर से रिपीटेटिव पढ़ा रहा हूं। फैक्टर इनकम का मतलब होता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में जो भी इनकम होती है फैक्टर्स की, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोले जाते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, ये भी हमारे पिछले वीडियो में आया था। जैसे क्या आएगा, रेंट के लिए क्या लिखा था हमने, जैसे लैंड, और वेजेस के लिए क्या है, लेबर। मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल रहा हूं, लैंड, लेबर। इंटरेस्ट के लिए क्या होता है, कब इंटरेस्ट आपको मिलेगा, कैपिटल, पैसा, फंड्स बोलते हैं, तो रुपया, तो कैपिटल। तो अभी मैंने 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बता दिया आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल, और लास्ट है एंटरप्राइज। तो इन 4 की वजह से ही आउटपुट यानी प्रोडक्शन होता है। मोटा मोटा अगर बोला जाए, ब्रॉडली अगर क्लासीफाई किया जाता है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, और इनकी वजह से इनकम होती है इन फैक्टर्स की, जिसको बोलते हैं हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट रेस्पेक्टिव है। ये हर की अपनी, जैसे मैं बोलूँ प्रॉफिट किसका है, आप बोलोगे एंटरप्राइज, बिजनेसमैन का, एंटरप्रेन्योर का। मैं आपसे बोलूँ इंटरेस्ट किसका है, इंटरेस्ट जो पेमेंट किया जा रही है, जो इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इनकम हो रही है, वो किसका है, आप बोलेंगे कैपिटल। जब फंड्स लगाए जाते हैं तो अगर इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है तो फैक्टर इनकम वो बोला जाएगा। उसके बाद तो ये आपने कुछ 3-4 तो समझ लिए। तो इनकम जो होती है वो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में होती है। तो चाहे वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो तो बाहर से भी आ रही है, दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इसको, या टू अब्रॉड का मतलब जो इंडिया से बाहर की तरफ जा रही है। तो अगर आप इसको भी कैलकुलेशन करेंगे, जो बाहर से आई माइनस जो इंडिया से अब्रॉड को पेमेंट हुई, तो एनएफआईए हुई। यानी कि नेशनल इनकम तक आने के लिए नेशनल वाले जो एग्रीगेट्स होते हैं उनमें एनएफआईए ऐड करना पड़ता है, यहाँ से बोले होता है। तो अगर नहीं है तो डोमेस्टिक में ऐड कर दो एनएफआईए, तो नेशनल तक पहुंच गए। तो यानी जब मैं नेशनल बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इनमें एनएफआईए पहले से, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इंक्लूडेड है। तो डोमेस्टिक तक जाना है तो क्या करोगे, आप बोलोगे तो इसमें से लेस कर दो, यानी एनएफआईए नहीं होता है उसमें। तो बोले इतना कंफ्यूजन, बोले सर समझ में नहीं आ रहा। तो बोले तो सबसे पहले तो एक छोटी छोटी ये डेफिनेशंस आपको लिखनी है अपनी कॉपी में, जो नोटबुक बना रखी है। मैं हिंट आपको दे देता हूं, और इसी तरह मैंने लिख भी रखा है इनको। पहली चीज तो जो डोमेस्टिक वाले दो, एक तो पहला आया जो डोमेस्टिक आया, दोनों ही मार्केट प्राइस हैं, और दूसरा नेशनल आया। तो जो मार्केट प्राइस वाले डेफिनेशंस होती हैं उनमें किस तरह से दिया जाता है, उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी, हम डोमेस्टिक वाले के लिए तो ऐसे बोलेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में जो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन नेशनल वाले के लिए बोला जाता है रेजिडेंट्स। नेशनल वाले के लिए क्या बोला जाता है, रेजिडेंट्स। तो आपको ध्यान रखना, जहां भी डोमेस्टिक जो एग्रीगेट होता है वो तो होता है डोमेस्टिक टेरिटरी से रेफर किया जाता है, और नेशनल वाला एग्रीगेट जो होता है वो रेजिडेंट्स के कंसेप्ट से, यानी कि वो एनएफआईए वाला कंसेप्ट होता है, जिसमें हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की कैलकुलेशंस लेते हैं। तो इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जीडीपीएमपी तो सिंपल है, लिख ही लोगे, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जीएनपीएमपी के लिए क्या बोलोगे, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो ये दोनों साथ लिखना। उसके बाद आ गया एनडीपीएमपी। तो एनडीपीएमपी क्या है, वही क्रॉस वाले में तो डेप्रिसिएशन था, इसमें वो सेम डेफिनेशन बोलोगे और साथ में क्या बोलोगे, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, सेम डोमेस्टिक। एनडीपी यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्शन हुआ लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं है इसमें, ऐसे लिख देंगे आप, माइनस जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन एनडीपीएमपी होता है। एनएनपीएमपी ये क्या बोले, नेशनल आ गया इसमें, यानी रेजिडेंट का कंसेप्ट है। तो एनएनपीएमपी में क्या बोलोगे, एनएनपीएमपी में भी बोलेंगे रेजिडेंट्स बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो आप क्या बोलोगे इसमें, यानी एनडीपीएमपी प्लस एनएफआईए एनएनपीएमपी तक पहुंच जाते हैं हम। यानी डोमेस्टिक जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसमें अगर एनएफआईए ऐड करा, एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला जो कंसेप्ट है वो खुद भी कैलकुलेट करके आता है, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
ये सब कैलकुलेशन होने के बाद एनएनपी एमपी तक पहुंचा जाता है। तो डेफिनेशन में क्या है वो बुक में देखना तो समझ में आ जाएगा। सीधा नॉर्मल रेजिडेंट बोल दिया तो एनएफआई की बात नहीं करते हम। एनएफआई तो तभी बोला जाएगा, जैसे डेफिनेशन भी आपको जब दिखे, आप पढ़ोगे बुक में से तो आपको तब दिखेगा जब वो ऐसे बोलेगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्शन हुआ, जो कि एनडीपी एमपी बोल दिया, प्लस जो एनएफआई हुआ। तो दो अप्रोचेज हैं डिफाइन करने की। तीसरा देखो, डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपीएफसी, और उसको कंपेयर कर रहे हैं एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम। यानी डोमेस्टिक वाला कंसेप्ट जो है डोमेस्टिक इनकम, नेशनल वाला जो एनएनपी बोला एनएनपी, लेकिन दोनों ही फैक्टर कॉस्ट पर है, मार्केट प्राइस वाली नहीं है ये। तो याद रखना है ये, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं इसलिए रिमाइंड भी करा रहा हूँ कि ये आपको शॉर्ट फॉर्म्स याद रखने की थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी। डोमेस्टिक इनकम जैसे मैं बोलूंगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एनडीपीएफसी। तो यानी जब फैक्टर कॉस्ट आ गई तो हम अब फैक्टर इनकम की फॉर्म में बात करेंगे डेफिनेशन, यानी फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ तो डोमेस्टिक इनकम हो गया, रेजिडेंट्स का हुआ तो नेशनल इनकम हुआ। इसी तरह फैक्टर कॉस्ट वाली चौथा वाला है जीडीपीएफसी, तो ऐसे ही बोलोगे आप फैक्टर इनकम, इसमें डेप्रिसिएशन है, बस एनडीपीएफसी में नहीं होता है। जीएनपी में भी ऐसा है, इसमें डेप्रिसिएशन है, एनएनपीएफसी में नहीं होता है, नेशनल इनकम जिसको हम बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी मैंने हिंट भी दी है आपको, तो आपको बुक में से देखना है। दोबारा से एक बार आपको हिंट दे देता हूं मैं। डोमेस्टिक वाला कंसेप्ट तो डोमेस्टिक टेरिटरी से आपको रेफर करना पड़ता है डेफिनेशन के अंदर, और जब नेशनल वाला आता है तो वो रेजिडेंट से आपको रेफर करना पड़ता है। मार्केट प्राइस में तो हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बोलते हैं, और फैक्टर कॉस्ट में हम फैक्टर इनकम की बातें करते हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो इस तरह से डेफिनेशन कोर मैंने 4 पार्ट्स आपको बता दिए। तो इसको सोचोगे रट्टे मार लें तो वो तो पॉसिबल है नहीं। जब मैं दोबारा अगर नहीं आता है तो आप यू कैन आस्क मी अगेन, वो तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कहाँ आपको समझ में नहीं आया। और लास्ट के लिए छोड़ दोगे जो आप क्रैमिंग करते हैं, तो मैक्रो तो अच्छों की बस की नहीं है, क्रैम करना तो वो छोड़ देना, वो वाला कंसेप्ट क्रैम करने वाला, कि ये भी ऑप्शन है क्या है हमारे पास, ठीक है ना। और आपको दूसरा क्या होता है, कई स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं, सर जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं तो क्या करें। बोले बहुत सारे नहीं है, ये जो अगर इस नोट पे जाओगे तो समझ में आ जाएगा। ब्रॉडली या तो नेट होते हैं, या तो ग्रॉस होते हैं, या तो फैक्टर कॉस्ट पर होते हैं, या तो मार्केट प्राइस पे होते हैं, बात ही खत्म हो गई। या तो डोमेस्टिक होते हैं या तो नेशनल होते हैं। तो 6 पॉइंट्स पे ही सारा नेशनल इनकम एग्रीगेट्स को हम खत्म कर रहे हैं। अब चाहे बोलते हैं आप कुछ भी रहो, दोबारा से रिवाइज कराऊं मैंने क्या बोला है, या तो नेट होते हैं, या तो ग्रॉस होते हैं, या तो मार्केट प्राइस से समझाए जाते हैं, या तो फैक्टर कॉस्ट से समझाए जाते हैं, या तो डोमेस्टिक होते हैं या तो नेशनल होते हैं, बात खत्म हो गई। और उसमें मैंने नोट में लिख रखा है ये 6 डिफरेंसेस, बात खत्म हो जाएगी। सारे एग्रीगेट्स को रट्टे मारने की जरूरत नहीं, सारे एक बार में पकड़ लोगे, या तो डोमेस्टिक बोलोगे या तो नेशनल बोलोगे। तो या तो मैं बोलूँ जीडीपी हो गया डोमेस्टिक, जीएनपी हो गया नेशनल, एनडीपी हो गया डोमेस्टिक, एनएनपी हो गया नेशनल, चाहे मार्केट प्राइस हो चाहे फैक्टर कॉस्ट हो, तो वो भी एक तरीका हो गया। या ग्रॉस हो या नेट हो, ग्रॉस वाले के पास बोलोगे डेप्रिसिएशन है, नेट वाले के पास डेप्रिसिएशन नहीं है। अभी भी बोले सर ओरल है समझ में नहीं आ रहा, तो इधर आ जाओ बस। अब ये एक समराइज्ड एक पिक्चर है जो आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट को भी स्ट्रेंथन करेगी और जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट को भी स्ट्रेंथन करेगी। तो अभी अब जो इसको भी ध्यान नहीं रखेगा तो कोई इलाज नहीं है, तो नेशनल इनकम नहीं आएगी। मेरे हिसाब से हमारे में से ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा नेशनल इनकम को सीखना नहीं चाहता है, क्योंकि इतना तो पता लग गया है ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 10 से 12 नंबर का कवर करेगा हमारे पास ये। वो सब बाद की बातें, क्या कवर करेगा या नहीं करेगा, तो पहले तो ये हमें आए तो सही, थोड़ा बहुत तो हम कोशिश करें। तो क्या लिख रखा है देखो, सबसे ऊपर हेडिंग में क्या लिख रखा है, नेशनल इनकम, साथ में उसकी शॉर्ट फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएफसी के नाम से भी जाना है। शॉर्ट नहीं बोलोगे, ऐसे बोलो अदर नेम, ऐसे बोलेंगे। चलो, द अदर नेम फॉर नेशनल इनकम इज एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी को फुल में हम एक्सप्लेन करते हैं तो क्या बोलते हैं फुल फॉर्म में, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी ये रेजिडेंट वाला कंसेप्ट है। मैंने अब 4-5 बार रिपीट कर दिया, नेशनल कंसेप्ट जो होता है वो रेजिडेंट का है, उसमें एनएफआई जैसे। अब देखो एक बार इस चार्ट को देखने की कोशिश करो। देखो शुरुआत कहां से हुई, जीडीपी एमपी से। देखो ये जो एरोस की मूवमेंट दिखाई जा रही है और उसके साथ एक साइन लगाया जा रहा है। तो जब भी आप कहीं भी मूव करना चाहें एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट की तरफ, तो उस साइन को यूज करके आप मूव कर सकते हैं। तो एक हेल्प करता हूं मैं, जैसे जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी पे आए तो क्या करा, डेप्रिसिएशन को लेस करा, और एनडीपी एमपी से एनडीपीएफसी पर आए जो कि डोमेस्टिक इनकम है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आए। फिर इतना ही डिफरेंस है, बाकी तो नाम दोनों का सेम ही, दोनों ही एनडीपी हैं। तो यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने पे क्या लेस करना होता है, एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। उसके बाद फिर एनडीपीएफसी से जीडीपीएफसी पर आए, सबको सेम है, एनडीपी सेम, जीडीपी सेम, मतलब नेट और ग्रॉस का फर्क है, फैक्टर कॉस्ट दोनों है। नेट और ग्रॉस में क्या होता है? डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। दोबारा से देखो मैंने क्या बोला, शुरुआत में जीडीपी एनपी से चार्ट चालू हुआ, डेप्रिसिएशन लेस किया तो एनडीपी ग्रॉस से नेट पे आ गए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो एनआईटी लेस करा, और फिर से नेट से ग्रॉस पे आ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को ऐड करा। अब वापस से अब हम राइट से, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। अब एरोज जो है, मैं अगर लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाते हैं तो सब जगह आपको एनएफआई दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? अच्छा बताओ। और ऐड और हो रहा है। आंसर है कि किसी के पास? शायद 2-4 तो समझ गए होंगे कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब आप लेफ्ट से, तो लेफ्ट में सब क्या दिख रहे हैं? डोमेस्टिक, देख लो सब डी हैं, जीडीपी, एनडीपी, एनडीपी, जीडीपी, सारे राइट वाले क्या हैं? एन, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी, जीएनपी नेशनल है। तो इसका मतलब अब तो सीख लिया आपने, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने पे एनएफआईए ऐड कर दो। और एनएफआईए की फुल फॉर्म क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेट फैक्टर इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका क्या बताया हुआ है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो इंडिया में इनकम आई और इंडिया से जो इनकम बाहर चली गई, कैलकुलेट कर लो। बाहर से जो आई वो नंबर लिखो, माइनस इंडिया से जो चली गई। कैसे होता है वो एक बार देखेंगे हम बाद में, एक बार तो समझो कि हो रहा है ऐसा। वैसे तो शुरू के वीडियो में थोड़े से हिंट दिए गए थे, छोटा सा एग्जांपल दिया था मैंने, टाटा का दिया था आपको और एक टोयोटा का दिया था। तो टोयोटा तो जापानीज है, फैक्ट्री तो उसकी इंडिया में है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का केस है। उसका प्रॉफिट जो है वो यहाँ इंडिया में देने वाला है, वो यहाँ तो टैक्स बढ़ता है, यहाँ जो भी है उसके कॉस्ट है उतनी देता है, बाकी का प्रॉफिट किधर भेज देता है वो? जो उनके हेडक्वार्टर है वो जापान में है। तो टोयोटा, तो इसको क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब यहाँ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब कहाँ गया? जापान में गया। तो ऐसे चाहे वो अमेरिका में गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया में गया, चाहे जर्मनी में गया, चाहे किसी भी यूरोप के और एरिया में गया, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ही कहलाएगी। तो ये तो मैंने एक केस बताया जो जापान की तरफ जा रहा है, तो ऐसे तो जर्मन फर्म्स भी हैं यहाँ पर। समझ में आया क्या है? जर्मनी की कौन सी यहाँ पे काम कर रही है जो, बताओ? जो फॉक्स वैगन है, जिसको वी से बोलते हैं, तो कई वॉक्स वैगन भी बोलते हैं, तो मैं उसको फॉक्स वैगन आपको प्रोनाउंस करके बता रहा हूँ। तो वो एक जर्मन है। तो क्या यहाँ आपने फॉक्स वैगन की गाड़ियाँ नहीं देखी? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पैसा कहाँ से आ रहा है? तो टाटा भी तो प्रोडक्शन कर रहा है, ब्रिटेन में कर रहा है और बहुत सारे देशों में कर रहा है। तो मैं तो स्टील का एग्जांपल ले रहा हूँ ये, लेकिन इसलिए मैं ब्रिटेन बोलता हूँ। तो वहाँ की जो स्टील कंपनी का प्रॉफिट आया टाटा यहाँ पर टू अब्रॉड, सॉरी फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्रॉफिट। अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया। इसको हम बार बार रिपीटेटिव, मैंने बोला ना, करेंगे हम। जो दोज हु आर विद अस एंड दे आर ऑन द पॉजिटिव नोट, दे विल डेफिनेटली लर्न दिस। वो मैंने बोला ना, कुछ धीरे धीरे ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो टिप्स पे आ जाता है। उनके टिप्स का मतलब होता है मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप न्यूमेरिकल भी टिप्स पे निकाल देंगे। तो थ्योरी तो बात ही छोड़ दो, लेकिन फर्स्टली वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्फ एंड बिलीव इन व्हाट वी आर लर्निंग ऑन दिस स्लाइड। इवन थोड़ा सेल्फ बिलीव भी होगा और थोड़ा सा एक भरोसा, बोलते हैं ना कि सर करा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। एक होता है नेगेटिव नोट पर चलाना। अभी आज हम कुछ नेगेटिव बात नहीं करेंगे, तो अभी वापस से स्लाइड पे बात करेंगे। तो 2-4 बातें हमें इसमें दिख रही हैं। 3 ही तो वेरिएबल हैं जो मूवमेंट करा रहे हैं। बताओ पहला कौन बताएगा मुझे? तो कुछ स्टूडेंट तो बोलना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये 2 वे नहीं है, इंटरैक्टिव नहीं है, तो आई कैन नॉट हियर यू, बट स्टिल आई नो दैट देयर आर सम ऑफ अस। जो 3 मैंने बोला उनमें से पहला मुझे बताएंगे डेप्रिसिएशन है सर, दूसरा बताएंगे एनआईटी है, और तीसरा बोलेंगे एनएफआईए है। इन 3 के अलावा चौथा यहाँ कुछ भी नहीं है जो मूवमेंट में काम आ रहा है। तो यानी कि इतने सारे एग्रीगेट सीख लिया आपने सिर्फ 3 वेरिएबल्स की हेल्प से। तो वापस से हेल्प करता हूं मैं आपकी।
जैसे ही डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है यानी लेफ्ट से राइट, NFIA काम आ रहा है। तो आप मुझे बोलोगे क्या सर राइट से लेफ्ट नहीं जाया जा सकता है, या आपने जो चार्ट बना रखा है क्या यही मूवमेंट है? बिल्कुल नहीं, ये तो एक फ्लो बना रखा है आपको। फ्लो का मतलब होता है ये अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो ऊपर भी जा सकता है, राइट की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट की तरफ भी जा सकता है, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे से भी ऊपर जा सकता है, नीचे से ऊपर आ रहा है, मतलब कहीं भी मूवमेंट पॉसिबल है किसी भी डायरेक्शन में। तो बोलो सर फिर कैसे पॉसिबल है इस चार्ट में? आपने तो बोला है एरोस के साथ जाओ और साइन को फॉलो करो। तो अब मैं एक इंस्ट्रक्शन और दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपको ये कह रहा हूं एरोस के साथ जाओ तो साइन को फॉलो करो, एरोस के ऑपोजिट जाओ तो साइन को भी ऑपोजिट कर दो। क्या समझ में आया? एक बार और बोल रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं इस चार्ट के एरोस को फॉलो करेंगे तो साइन को भी फॉलो करेंगे, लेकिन जब एरो के ऑपोजिट की तरफ मूवमेंट करेंगे तो साइन को भी ऑपोजिट कर देंगे। तो छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस चार्ट में आपको दिख रहा है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं यानी डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं तो NFIA को ऐड कर रहे हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। राइट से लेफ्ट की तरफ का मतलब यहां है नेट से डोमेस्टिक की तरफ, तो NFIA लेस कर दो, यानी नेशनल वाले के पास NFIA है, माइनस कर दो, डोमेस्टिक तक पहुंच जाओगे। दूसरा एग्जांपल, मैंने आपसे शुरुआत जब करी थी इस चार्ट की, वैसे बोला था GDP MP से स्टार्ट हो रहा है, वो तो सबको दिख रहा है। तो मैंने आपसे बोला था NDP MP पे आ रहे हो तो दोनों में ग्रॉस और नेट का डिफरेंस था, तो डेप्रिसिएशन को लेस किया। अब मैं आपसे ऐसे कह रहा हूं कि NDP MP से क्या GDP MP तक जाया जा सकता है? आप कहेंगे हाँ, साइन को उल्टा करना है यानी प्लस डेप्रिसिएशन, यानी NDP MP प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू GDP MP। फॉर्मूले कर रहे हैं हम, तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे अगर आप इस चार्ट को फॉलो करेंगे। तो नेशनल इनकम दिख रहा है, कहां है? NNPFC के नाम से दिख रहा है हमारे को नेशनल इनकम। कैसे पहुंचे हम? NDPFC तक हम आए पहले और NFI ऐड करा और NNPFC पर आ गए, यानी सब फॉर्मूले आते हैं हमारे को। इसको एक बार प्रैक्टिस करना, चार्ट कॉपी में बना लेना और इसको याद रखने की कोशिश करना, तब तो मूवमेंट हो जाएगी पॉसिबल। इसको चार्ट को पूरे को भी याद करने की जरूरत नहीं, मैंने तो मोटे मोटे 3 तुम्हारे को वेरिएबल्स बताए हैं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए एक तो NIT, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए एक डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए NFIA। तो 3 क्या हुए? डेप्रिसिएशन, NIT और NFIA, तीनों मूवमेंट में काम आएंगे। साइन का मैंने आपको दोबारा से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, अगर आप इन एरोस को फॉलो करेंगे तो इसी साइन को फॉलो करेंगे जो साथ में आपको माइनस या प्लस के जो भी साइन दिख रहे हैं, लेकिन आप ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एरो की मूवमेंट करनी है तो पॉसिबल है, साइन को भी उल्टा कर दीजिए। अब नाउ द कोर पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, जो उसकी हम बॉडी बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं, कि नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के मेथड्स या दूसरे भी एग्रीगेट्स मतलब इतने सारे सीख लिए अब तो। नेशनल इनकम तो कहीं एक पड़ा है NNPFC, एक डोमेस्टिक इनकम है NDPFC, ऐसे तो बहुत सारे हमारे को एग्रीगेट दिख गए, अब हम सबको जानते हैं। तो इन सबको एग्रीगेट्स को कैलकुलेट किया जा सकता है, एस्टिमेट किया जा सकता है। हम स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम नेशनल इनकम है, तो हम नेशनल इनकम एक बार बोलते हैं। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए देयर आर 3 मेथड। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन और प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड और आउटपुट मेथड। बहुत सारे नाम बताए मैंने आपको, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्शन मेथड, आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, किसी भी नाम से जाना जा सकता है इसको। तो ये प्रोडक्शन के दौरान जो कैलकुलेशंस आती हैं उसको ध्यान में रखते हुए नेशनल इनकम तक जाता है। दूसरा है इनकम मेथड, जो हमने फैक्टर इनकम की बात करी थी, उस इनकम को कैलकुलेट करके इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, जो एक्सपेंडिचर इनकर किए जा रहे हैं यानी खर्चे, उनको भी ऐड करके नेशनल इनकम तक पहुंचा जा सकता है। और ये तीनों नंबर सेम होंगे। अगर मैं बोलूं इनकम मेथड से एस्टिमेट हुई नेशनल इनकम 100 रुपीज, तो एक्सपेंडिचर से भी वो 100 ही होगी उस साल और प्रोडक्ट से भी 100 ही होगी। दैट इज ट्रिपल आइडेंटिटी, आउटपुट इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। 2 सेक्टर मॉडल की बात हो रही है। एक आइडल इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे ना तो गवर्नमेंट है, यानी कि हम बोलेंगे टैक्सेस भी नहीं है, और ना तो बैंकिंग सिस्टम है, तो यानी हम बोलेंगे सेविंग्स भी नहीं है। तो वो सब छोड़ दो अभी तो बात, अभी तो चलो छोटा छोटा हमने सीखना शुरू करा है, अभी तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। अभी देखो प्रोडक्ट मेथड आ गया है, आउटपुट मेथड के छोटे छोटे हम कीवर्ड्स हैं जो हम याद रखने की कोशिश करेंगे। तो प्रोडक्ट मेथड हमें पहली बात तो कहाँ तक पहुँचाएगा एस्टिमेशन में? GDP MP तक, इसको याद कर लेना।
यानी प्रोडक्ट मेथड से जो कैलकुलेशन आती हैं वो जीडीपी एमपी तक लेके जाती हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ जीडीपी एमपी तक लेके जाती हैं, क्योंकि उसके बाद आप कहीं भी मूवमेंट कर सकते हो। अगर आप जीडीपी, अगर एरो ध्यान से देखोगे मैं कहाँ लेकर हूँ, मेरा कर्सर जो अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं जीडीपी एमपी पर अगर एंट्री मिल गई तो आप कहीं भी मूवमेंट कर सकते हो। तो मैं ऐसे बोलूँ कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करो तो कर लोगे आप, यहाँ से एरो रास्ता तो कोई भी पकड़ सकते हो आप, आपकी मर्जी है। लेकिन पहले जीडीपी एमपी तक तो आना पड़ेगा ना एक बार। तो जीडीपी एमपी तक आने के लिए इसने ऐसे बोला सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय ऑल द सेक्टर्स और फर्म्स। यानी एक फर्म का जो होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा, दूसरी फर्म का होगा जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा, एडिट कर दो। किसी इकोनॉमी में ऐसा मानो कि 2 ही फर्म है तो दोनों को ऐड करके कहाँ पहुंच गए, जीडीपी एमपी तक। सेक्टर्स की बात करी तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो प्राइमरी में जितनी है फर्म्स ऐड कर दो, सेकेंडरी में ऐड कर दो, टर्शरी में ऐड कर दो। और जब ऐड कर दोगे तो क्या कहाँ पहुंचने वाले हो, जीडीपी एमपी। एक एक का निकालोगे तो क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है वो। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मैं बोलूंगा तो आप बोलना डेप्रिसिएशन इंक्लूड है इसका मतलब। नेट वैल्यू एडेड बोलूंगा तो आप बोलना डेप्रिसिएशन नहीं है। तो वैल्यू एडेड क्या है ये, बोले यही सर टर्म पहली बार आई है। कोई बात नहीं, हम डिटेल में आएंगे। इस टर्म को एक बार लिख लो और यहाँ दिमाग में इसका रखना। बोले सर वैल्यू एडेड की बात अभी हमने नहीं करी है, तो हम देखेंगे एक बार। अभी तो छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। सेक्टर्स की बात मैंने सिखा दी दूसरे पॉइंट में, ये तो जानते हो आप, 9 से इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आ रहे हो। 3 तरह के सेक्टर होते हैं। तीसरी लेकिन नहीं आई है, कि इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये नई तो नहीं है, लेकिन चलो फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ये हम कर चुके हैं एक बार इंटरमीडिएट गुड में और फाइनल गुड जब हमने सीखा था। तो जो इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या हुई, जो ऐसे गुड्स पर इंकर की जाए। तो देखो इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या लिखा है, गुड्स परचेज बाय प्रोडक्शन यूनिट्स विद द पर्पज ऑफ रीसेलिंग or with the purpose of using them completely during the same year are called intermediate products, and the expenditure on them is called intermediate cost or intermediate consumption। दोबारा से देखते हैं क्या लिखा है। ये ऐसे कह रहा है कि गुड्स परचेज बाय प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोडक्शन के दौरान अगर गुड्स ले रही हैं, परचेज कर रही हैं, उनका पर्पज या तो रीसेलिंग हो सकता है, जो गुड्स लिए उसको वापस आगे बेच देंगे, या उनका पर्पज यूज करने का हो सकता है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीटली उसको खत्म करना। तो जैसे मैं आपसे बोलूं तो कंप्यूटर क्या है, तो आप बोलेंगे नहीं सर ये 1 साल में थोड़ी खत्म हो जाता है। तो इंटरमीडिएट गुड तो नहीं है, वो तो इन्वेस्टमेंट हुआ एक तरह का, फाइनल गुड है वो, कंपनी ने खुद के लिए काम में के लिए ले रखा है। तो इसका एग्जांपल देखो क्या लिख रखा है। जैसे रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड होता है, फ्यूल। इंपोर्ट्स का मतलब यहां है जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो इस तरह से होगा जो इन दोनों डेफिनेशंस में आएगा। तो ये ध्यान रखना, हर तरह का इंपोर्ट नहीं आएगा। जैसे इसमें लिखा है रॉ मटेरियल, एग्जांपल में लिख दिया मैंने। रॉ मटेरियल अगर इंपोर्ट कर रहे हो या कुछ पार्ट्स को कर रहे हो आप, तो आप क्या करोगे, रीसेलिंग का आपका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है। और या फिर आप जैसे रॉ मटेरियल लिया तो इंपोर्ट करा, लेकिन चांसेस हो सकते हैं नहीं मिला और डोमेस्टिक आपको इकोनॉमी में, तो आपने बाहर से इंपोर्ट कर लिया, रॉ मटेरियल बोल रहा हूं। तो इन 2 डेफिनेशंस को बार बार दिमाग में रखना, तभी इंटरमीडिएट वाला कंसेप्ट आपको, जब भी आपको कंफ्यूजन होता है या कोई भी केस आपसे पूछा जाता है या आप खुद पढ़ रहे हैं, तो आप जैसे इंटरमीडिएट की बात आए तो बोलना रीसेलिंग है क्या, और अगर नहीं है तो फिर क्या यूजिंग कंप्लीटली ड्यूरिंग द ईयर है क्या। तो इन दोनों कंडीशंस को पूरा करता है तभी वो इंटरमीडिएट गुड कहलाता है, और उस पर किए गए खर्चे को इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलते हैं। उसमें एग्जांपल में कुछ मैंने लिख रखे हैं। अब फाइनल प्रोडक्ट आ गया, गुड्स परचेज्ड फॉर कंजप्शन एंड फॉर इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड फाइनल प्रोडक्ट्स। यानी कंजप्शन तो कंज्यूमर करेगा, इन्वेस्टमेंट फर्म्स करेंगी, उसको हम दोनों ही केस में फाइनल प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर ही बोला था आपको, तो कंप्यूटर अगर हाउस होल्ड खरीद रहा है, अगर आप एज ए स्टूडेंट खरीद रहे हैं तो कंजप्शन हो गया, तो फाइनल प्रोडक्ट है। इन्वेस्टमेंट मतलब फर्म ने अपने ऑफिस के लिए खरीदा है, उसमें उससे फिर वो ऑफिस में काम आएगा वो, जिसका ना तो रीसेलिंग पर्पज है और ना तो 1 साल में उसको कंज्यूम कर लेंगे, तो इन्वेस्टमेंट हुआ वो। तो उन दोनों ही केस में फाइनल प्रोडक्ट बोला जा रहा है। और ऐसे पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, एक्सपेंडिचर ऑन सच गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। उसके बाद एक नई टर्म आई, चेंज इन स्टॉक। उसको डेल्टा
स्टॉक करके लिख रखा है, एक ट्राइंगल बना रखा है, तो चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब तो थोड़ा बहुत हम जानने लग गए हैं, तो हम आप भी करेंगे इसी तरह से इन टर्म्स को सीखेंगे। तो इसका फॉर्मूला लेकिन हमने सीखा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे एक बार, अभी तो एक बार के लिए याद रखने की कोशिश करेंगे क्या है ये। चेंजिंग स्टॉक जब भी बोला जाएगा तो आप क्या बोलोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म वैल्यू एडेड, जो इस चैप्टर में यानी इस प्रोडक्ट मेथड में या आउटपुट मेथड में हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको पढ़ो, देखो क्या लिखा है। वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या होता है वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ फर्म्स आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बोले सर समझ में नहीं आया क्या है, बोले कोई बात नहीं, एक बार दो टर्म्स तो याद रख लेना, ये आगे समझा दूंगा मैं, कीवर्ड्स तो याद रख लोगे। वैल्यू ऑफ फर्म्स आउटपुट यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट, डिफरेंस बोला तो ऐसे बोलना वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। इतना तो याद कर सकते हो, इसको मैं आगे समझा दूंगा क्या कह रहा है। एक पूरा केस उठाएंगे हम और उस सिचुएशन से समझेंगे ये वैल्यू एडेड आपको समझ में जो नहीं आ रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है, कुछ वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात कर रहा है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात कर रहा है, तो इंटरमीडिएट तो समझ में आता है। ये कह रहा है कि लेस करो इंटरमीडिएट को वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, तब आप वैल्यू एडेड पे आओगे। इतना सा थोड़ा बहुत समझ में आया, टूटा फूटा पूरा नहीं आया। और वैल्यू एडेड बाय एक एक यूनिट की बात करें, ईच प्रोडक्शन की बात करें तो ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं मार्केट प्राइस पर, और एक एक को ऐड कर देंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस 1 एक फर्म का, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस 2 दूसरी फर्म का, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस 3 तीसरी फर्म का, तीनों को ऐड कर दो तो जीडीपी एमपी पे पहुंचेंगे। तो यानी ये मेथड हमें कहाँ लेके जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। लेकिन पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड आता है, एक एक फर्म का वैल्यू एडिशन की बात होती है। बोले सर समझ में नहीं आ रहा वैल्यू एडिशन क्या है, मैं कह रहा हूँ एक केस आएगा, हम एग्जांपल से समझेंगे। अभी तो समझो ना थोड़ा सा, एक वैल्यू ऑफ आउटपुट एक टर्म आ रही है, एक वैल्यू एडेड टर्म आ रही है और एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन टर्म आ रही है। ये तीनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तो समझ में आया तीनों कैसे रिलेटेड है। ये वैल्यू एडेड निकालने के लिए क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेस करो। तो अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए दूसरा तरीका, ये तो एक अलग हमारा इकोनॉमिक्स में टर्म आ गई, नहीं तो सीधी भी तो आती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने की है और कितनी है। तो मैं अगर आपसे ऐसे बोलूं कि सपोज करें हम ब्रेड, तो प्राइस ऑफ ब्रेड मैं बोलूं 10 रुपीज, क्वांटिटी 10, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया 100। उस फॉर्म के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 100 रुपीज। तो प्राइस ऑफ दैट यूनिट, मार्केट प्राइस, क्वांटिटी सोल्ड, कितनी बेची, मल्टीप्लाई करो, तो वो भी तरीका होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। दूसरा तरीका ये वाला है जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, तो ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द फॉर्म्स आउटपुट यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। समझ में अभी तक कुछ नहीं आ रहा हमारे को, ये तो क्लियर हो गया है क्योंकि इतनी सारी नई टर्म्स आ गई हैं, तो उसको हम धीरे धीरे केस से समझेंगे। एक ये फ्लो चार्ट और याद कर लेना, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, थ्योरी में भी आएगा। मैं ये बोलता हूं जिनकी अगर हम न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो थ्योरी तो अपने आप, तभी तो हम न्यूमेरिकल तक आए। यानी वो हम कीवर्ड सबकी जानकारी है हमें, तभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हैं। तो फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को तो आराम से कर लेंगे ना, वो तो कंसेप्चुअल होते हैं। तो कंसेप्ट पहले हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने आपसे क्या बोला, ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है नेशनल इनकम, तो साथ साथ हम उनका भी ध्यान रखेंगे। तो इस चार्ट को याद करना, वो पहले वाला भी न्यूमेरिकल के लिए था, कौन सा वाला, इसको भी याद करेंगे तो न्यूमेरिकल से बहुत काम आएगा। और मैंने बोला अगर कंसेप्चुअली हम स्ट्रॉन्ग हैं तो हम थ्योरेटिकली भी कर पाते हैं और न्यूमेरिकली भी कर पाते हैं। तो कंसेप्ट्स पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, ना तो हम थ्योरी की बात करते हैं ना तो न्यूमेरिकल की। फिर भी मुझे कहीं कहीं बोलना पड़ता है क्योंकि हम कई बार हम उसको ध्यान से नहीं समझते हैं कि इसका एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस पर्टिकुलर की इंपॉर्टेंस ज्यादा क्या है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। तो जब आपसे बोला जाएगा कैलकुलेट क्या, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, अब आपको पता ही कुछ नहीं है तो क्या करोगे आप, तो पहले इस चार्ट को भी थोड़ा बहुत याद करना। तो शुरू कैसे होता है, ये कहता है वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करो। वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स दिया जाए यानी टोटल सेल्स आ गई, यहाँ चेंज इन स्टॉक भी है न्यूमेरिकल में, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दो। ये और करके लिख रखा है, और का मतलब है वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स भी माना जाता है अगर सिर्फ सेल्स दी जाए, यानी कितना सेल्स, मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, प्राइस इनटू क्वांटिटी, कितनी प्राइस था कितनी क्वांटिटी दी,
तो आपको पता ही जाएगा, आपने 10 ब्रेड्स की पीसीस को, यूनिट्स को सेल किया, 10 रुपए की थी, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 100 रुपए हो गया ना, तो सेल्स 100 रुपीज सेल्स हुई, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बोला। यहाँ चेंज इन स्टॉक की बात करें हम, जिसके लिए हमने फॉर्मूले में क्या बोला था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, उसको भी ऐड कर दो। जो कैलकुलेशन आएगी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट बोला। तो ये न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा। चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा तो सेल्स को लेके आगे बढ़ जाएंगे, चेंज इन स्टॉक दे रखा तो सेल्स में चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट तक आएंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है ये। और दूसरा एक फॉर्मूला ये भी लिख रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू प्राइस इन। तो कैसे भी न्यूमेरिकल तो कैसे भी होगा ना, वो तो उसमें तो ट्रिक्स होती हैं, वो तो ट्रिकी सवाल होते हैं, कैसे भी घुमाता है वो तो। उसने तो 3 नंबर या 4 नंबर देने हैं, तो कुछ तो तुम्हारे से कोशिश करेगा ना कि पढ़ाई करी भी कि 1 साल। अब अभी हमारे को इतना समझना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट तक हम आ गए, तो एरो नीचे की तरफ जा रहा है, क्या कह रहा है, इंटरमीडिएट कंजप्शन को लेस करो। ये क्या है हमारे को समझ में नहीं आया, तो बोले एक बार फिर देख लेते हैं डेफिनेशन इंटरमीडिएट कंजप्शन की। बोले यहाँ तो नहीं है, ये रही। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है, जो गुड्स को परचेज किया जाता है या तो रीसेलिंग के पर्पज से या उनको यूज करने के पर्पज से ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, कंप्लीटली ड्यूरिंग द ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। तो ये एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन हाँ याद रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत दिख कह रहा है, इसको लेस कर दो इंटरमीडिएट कंजप्शन, तब तो आप आगे ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस पर। और नेट पर आना है तो डेप्रिसिएशन लेस कर दो, फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो एनआईटी लेस कर दो। ये तो अब याद करने न्यूमेरिकल, अब तो थोड़े से अपन को वेरिएबल समझ में आते हैं, थोड़ा सा इसको चार्ट को फॉलो करेंगे तो क्लैरिटी अभी भी नहीं आ रही है, तो क्लैरिटी अब इससे आएगी। अब जो मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की क्या बात कर रहा था, ये हम एक छोटा सा केस, एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सबसे ऊपर लिख रखा है वैल्यू एडिशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू एडिशन होता क्या है, किस वैल्यू की बात कर रहे हैं। फिर हमने एक फॉर्मूला लिख रखा है ग्रॉस वैल्यू एडेड के लिए, हम पहले भी बात करी थी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब मैंने 2 रेड में लिख रखे हैं, एक तरफ एस्ट्रिक है, एक तरफ हैश है। और एस्ट्रिक में मैंने लिख रखा है फाइनल आउटपुट मेथड, और हैश में लिख रखा है मैंने वैल्यू एडेड मेथड। तो देखो इसको ध्यान से समझें तो मैं आपको कुछ एक वैल्यू एडिशन का केस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे पहले हमने लिया एक फार्मर, उन्होंने करा वीट का प्रोडक्शन, आउटपुट बोला इसको, वैल्यू ऑफ आउटपुट उस प्रोडक्ट, वो जो आउटपुट हुआ वो 500 रुपये का हुआ, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं हम। उस फार्मर ने वैल्यू एडिशन कितने की करी, 500, क्योंकि उससे पहले तो कुछ भी नहीं था ना, उन्होंने फार्मिंग करी है और जो है वीट का प्रोडक्शन करा है। तो सबसे पहले फार्मर यानी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं इनको, फार्मर्स को क्या बोलते हैं हम, प्रोड्यूसर्स। तो इन्होंने क्या प्रोडक्शन करा, 500 रुपीज का वैल्यू एडिशन करा, ऐसा माना हमने। वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी उन्होंने वीट उगाया और उस प्रोडक्शन के दौरान 500 रुपीज का वो वीट का प्रोडक्शन हुआ, आउटपुट जो था। इंटरमीडिएट कंजप्शन उन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल पहले लेवल पर होते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे पहले तो कुछ भी नहीं है। और हमने ऐसे बोला द वैल्यू एडेड बाय दैट फार्मर इज 500 रुपीज। अब थोड़ा वैल्यू एडिशन समझ में आया, बोले नहीं आया, बोले देखो अब मिल पर क्या हुआ, वो गेहूं आटा बनने के लिए गया और अब वो 1000 रुपये का आटा है। तो लेकिन इसमें ऐसे लिखा इंटरमीडिएट कंजप्शन 500 रुपये का है। सही बात है कि इंटरमीडिएट मतलब जो उन्होंने रॉ मटेरियल लिया था, रॉ मटेरियल क्या था उनका, जो प्रोसेस करा उन्होंने, जो इंटरमीडिएट जो उन्होंने 500 रुपये का एक गेहूं लिया था, अभी वो 1000 रुपये की वैल्यू है उसकी, लेकिन अब वो गेहूं नहीं है, वो आटा है मिल के लेवल पे। तो मिल ने जो वैल्यू एडिशन करा है वो 500 रुपये का करा है। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग कब होगी, अगर मैं बोलूं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है फार्मर वाला भी इंक्लूड कर लें नेशनल इनकम में 500 भी, और फिर मिल पर बोले 1000 रुपये भी इंक्लूड, 1500 बोले। नेशनल इनकम क्या है, 1500 रुपये। हम ही तो करेंगे ना, हमने बोला था अरे हर सबका सम करो जीडीपी एमपी तक आओगे तो ऐसे कैलकुलेट करते हुए नेशनल इनकम तक भी पहुंच जाओगे, लेकिन जीडीपी तुम्हारी गलत है। कैसे करा, डबल काउंटिंग करी। क्या करा, फार्मर का भी करा, मिल का 1000 रुपये भी कर लिया जिसने फार्मर को पहले इंक्लूड कर रखा था, तो डबल काउंटिंग 1500।
फिर क्या हुआ, बेकर का लेवल आया। बेकर ने वैल्यू एडिशन कैसे करा, उसने उसकी ब्रेड बना ली उस आटे की। अब लेकिन उसका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वो जो ब्रेड जो बनी है, जितने भी यूनिट्स बने हैं, अब वो 1500 रुपए के हैं। तो क्या वैल्यू एडिशन 1500 का है क्या? नहीं, 1000 रुपए का तो आटा ही लिया था। उसको ब्रेड बनाने में जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो 500 रुपए का हुआ है। 1000 रुपए तो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब आटा, यानी रॉ मटेरियल। हमको ये सिखाया जाता है कि नेशनल इनकम जब कैलकुलेट होती है तो डबल काउंटिंग से बचो। लेकिन अगर मैं डबल काउंटिंग कैसे करता हूँ, फार्मर प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 1700 तक आ गए, 4700 जीडीपी बना रखी। बोले गलत है, 4700 जीडीपी नहीं है, कंज्यूमर का लेवल आ गया। उसी ब्रेड को बेकर ने 1700 में बेचा, वैल्यू एडिशन 200 रुपए का, यानी उसको उसने जो उसने अपनी सर्विस के लिए जो चार्जेस उसने काउंटर पे रखा, आपको अवेलेबल कराया, जिसको सप्लाई बोल रहे हैं हम, तो बेकर से कंज्यूमर तक आने में वैल्यू एडिशन जो हुआ वो 200 रुपए का हुआ, यानी कि 1700 रुपीज जो है वो फाइनल प्राइस है। अभी आपको नेशनल इनकम कैलकुलेशन में या तो फाइनल आउटपुट मेथड को यूज करोगे तो 1700 को ले लो। ऐसा मत करो कि पीछे से ऐड करते हुए आ रहे हो, आप 4700 को ले रहे हो। 4700 लोगे तो क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या करा, फार्मर ने अपना नेशनल इनकम में कैलकुलेशन दे रखी थी 500 रुपए में, जो मिल का ओनर था उसने भी दे रखी थी। उसने अगर 1000 रुपए दे रखी है तो गलत है, वैल्यू एडिशन को इंक्लूड करो, ऐसा समझाया जाता है। तो वैल्यू एडेड मेथड ही बोला ना मैंने आपसे, आउटपुट मेथड का मैंने क्या नाम बोला था शुरू में ही, वैल्यू एडेड मेथड। तो नेशनल इनकम जब कैलकुलेट होती है तो वैल्यू एडेड को ही, यानी वैल्यू एडिशन को ही कैलकुलेट, तो वो भी देखो 1700 आ रहा है सम। अगर वैल्यू एडेड मेथड से चलते हुए आओगे, सिर्फ हर लेवल पर वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करो, इंटरमीडिएट को लेस करते जाओ, तब भी सही पहुंचोगे। और नहीं तो फाइनल आउटपुट यानी लास्ट में तो भी सही पहुंचोगे, लेकिन ऐड कर दोगे तो डबल काउंटिंग कहलाएगी वो। ये देखो यहां लिख रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्या बोल रहे हैं, काउंटिंग द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज मोर देन वंस। अब कैसे मोर देन वंस कैसे हो रहा है, 500 फिर 1000, तो मोर देन वंस है, आपने उसका 500 भी इंक्लूड कर लिया। उसमें आपने क्या वैल्यू एडिशन करा था, तो फार्मर ने भी चुका है। अगर मिल की बात करें हम, तो मिल ओनर ने क्या करा है, आप ऐसे सोचो ना, मैं मिल ओनर हूं तो आपने क्या करा है, आपने तो उसको आटा बनाया है, लेकिन 500 रुपए का तो रॉ मटेरियल लिया था पहले, तो आपकी वैल्यू एडिशन तो 500 रुपए ही हुई। आप ऐसे सोचो मैं बेकर हूं, तो बेकर ने अगर ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि उसने 1500 रुपए का वैल्यू एडिशन करा, वैल्यू एडिशन तो 500 का ही करा, उसने 1000 रुपए का तो आटा ही लिया था। तो इसको लेवल बोलते हैं। हर लेवल पर आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू एडिशन जो हुआ है सिर्फ उसकी कैलकुलेशन एस्टिमेशन की जाती है। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या बोला जाता है, काउंटिंग द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज मोर देन वंस, दिस लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। ओवर एस्टिमेशन क्या हो रहा है कि ऐसे बोला जा रहा है 4700, जबकि हुआ ही नहीं है, वैल्यू एडिशन 1700 का, ये फाइनल वैल्यू उसकी 1700 है फाइनल आउटपुट मेथड से देखा जाए तो। बार बार एक ही चीज को कैलकुलेट हुआ, फार्मर ने वीट उगाया 500 का, उसको लास्ट तक बार बार मिल वाला भी इंक्लूड कर रहा है, बेकर भी कर रहा है, गलत हो गया बिल्कुल। मिल ओनर सिर्फ अपना वैल्यू एडिशन करेगा, बेकर अपना करेगा, फार्मर अपना करेगा, तब तो हम सही पहुंचेंगे। नहीं तो क्या बोलेंगे, डबल काउंटिंग की सिचुएशन आ गई, ओवर एस्टिमेशन बोला जाता है। दो अप्रोचेस फिर यूज की जाती है टू करेक्ट, यानी सही करने के लिए इस प्रॉब्लम को। एक तो फाइनल आउटपुट मेथड जो मैंने आपको बोला, यहाँ तो सिर्फ फाइनल आउटपुट की बात करो, बाकी सबके लेवल को ऐड ही मत करो। और लेकिन ऐड कर रहे हो तो फिर वैल्यू एडेड मेथड पे आओ, सबका वैल्यू एडेड ऐड करो। तो यही बोल रहा है, वैल्यू ऑफ ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी एडेड। तो फाइनल गुड तो वैल्यू जितनी भी ब्रेड बनी थी वो 1700 रुपए की बनी थी, सिर्फ उसको आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करो। या फिर क्या करो, टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड बाय द ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट, सिर्फ उसके वैल्यू एडेड को टोटल करते जाओ। या फिर ऐसा करो कि जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट आया था उसमें से इंटरमीडिएट को लेस कर दो, तो आप वैल्यू एडेड तक आ जाएंगे। तो 4700 में से 3 तरीके से पहुंच रहे हैं हम, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करके हम वैल्यू एडेड तक पहुंच सकते हैं। या सिर्फ वैल्यू एडेड को ऐड करेंगे तो भी पहुंच सकते हैं, या हम फाइनल जो आउटपुट मेथड से फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करेंगे तो भी पहुंच सकते हैं। अब कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है हमारे को। थोड़े प्रिकॉशंस का मतलब क्या है, जो हमने बोल लिया अवॉइड डबल काउंटिंग, तो पहला ही प्रिकॉशन था, वैल्यू एडेड इक्वल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो आपको ये करना है, डबल काउंटिंग कब होगी, जब आप इंटरमीडिएट कॉस्ट को लेस नहीं करेंगे। तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट इंस्टेड ऑफ काउंटिंग वैल्यू एडेड वन में काउंट वैल्यू ऑफ आउटपुट। आप क्या करें,
वैल्यू ऑफ आउटपुट को काउंट कर जाएं 500, 1000, 1500, 1700, तो उसको एस्टिमेशन, तो ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहलाती है। तो प्रिकॉशन में बोला है इसको अवॉइड करो, आप वैल्यू एडेड को ऐड करो बस, वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐड मत करो। तो वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, बोले वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। दूसरा क्या है, डू नॉट इंक्लूड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ये ऐसा इसलिए कह रहा है एज इट इज नॉट ए प्रोडक्शन एक्टिविटी। सेल करना सेकेंड हैंड गुड्स को प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये जिस साल प्रोड्यूस किए गए थे गुड्स उस साल उस नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया गया था। अभी आप इस साल भी सेकेंड हैंड गुड को इंक्लूड करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ये प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। हाँ, लेकिन एनी ब्रोकरेज और कमीशन ऑन देयर सेल शुड बी इंक्लूडेड, कि जो ब्रोकरेज यानी जो बीच में दलाल था, जिन्होंने कमीशन एजेंट था, उन्होंने जो उसको सेल करने के दौरान, क्योंकि उन्होंने सर्विस दी ना उसको सेल करने के लिए, उस कमीशन को इंक्लूड कर सकते हो, उसकी पूरी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है। तो डू नॉट इंक्लूड द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। तीसरा क्या है, सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट मस्ट बी इंक्लूड। जैसे सर्विसेज ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, तो जो रेंट है उसको इंक्लूड करो। फार्मर कंज्यूमिंग इट्स ओन प्रोड्यूस, उसको इंक्लूड करो। तो खुद के लिए भी किया है तब भी ओन प्रोड्यूस जैसे बोला हमने, फार्मर को इनको इंक्लूड करना है आपको प्रोडक्ट। ऐसा नहीं करना है कि फार्मर ने अपने लिए प्रोडक्शन किया है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ये बोर्ड का एक सवाल आ गया छोटा सा, इसको आप मुझे सॉल्व करके स्टडी बेस में इसका आंसर भेजेंगे। इसका पूरा कॉपी में जैसे जो जहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो अब टाइम आ गया कि एक प्रैक्टिस कॉपी हम बना लें। इसको अब फेयर कॉपी में इसको तो कर लेना, लेकिन हाँ जब अप्रूव हो जाए तो करेक्ट हो जाए, मेरी तरफ से आंसर बता दिया जाए तब तो लिख लेना। लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस कॉपी बना लो। अब एक मैंने आपकी पहले भी 11th में प्रैक्टिस कॉपी बनाने की एक छोटी सी एक आदत डाली थी, वो सबको नहीं डाली, कोई बात नहीं। तो अभी हम प्रैक्टिस कॉपी बना लेंगे, क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं तो उसमें सॉल्व करेंगे। हाँ, कुछ बोर्ड के सवाल हैं या इस तरह के हैं तो वो आप अपनी फेयर कॉपी में कर सकते हैं, अदरवाइज प्रैक्टिस को फेयर कॉपी में नहीं करना है। जो भी सवाल आ रहे हैं वो प्रैक्टिस कॉपी में करेंगे। हम न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर एक दो ऐसे बोर्ड के सवाल हैं तो उसको हम अप्रूव होने के बाद लिख सकते हैं। तो ये आप मुझे इसका आंसर भेजेंगे, एंड इट इज स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर हियरिंग मी that everyone should send. I am monitoring through the reports कि जो आप मुझे भेज रहे हैं, कितने स्टूडेंट भेज रहे हैं, कितने नहीं भेज रहे हैं। It's a request that everyone should participate. और इसकी फिर मैं जैसे ही आप मुझे, अब आप तो प्रैक्टिस जो भेज रहे हैं उनको तो पता चल चुका है कि जैसे ही आप मुझे भेजते हैं गलत या सही को आपको बताया जाता है, और साथ में आपको एक आंसर की अटैच कर दी जाती है ताकि आप पूरा गो थ्रू हो सकें उस किस प्रोसेस से। उसके लिए मैं आपको 2-3 सैंपल कराऊंगा। ये क्वेश्चन बोर्ड का आया है, 2020 में ही आया है। डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, डिस्कस 2 अप्रोचेस टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये तो पूरी एक स्लाइड आई है, तो उसमें से आप लिख लेंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया है एक प्रैक्टिस के लिए, अभी हम इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको कराऊंगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, आपको कह रहा है कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखो इस फ्लो चार्ट को काम में लेना। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कहाँ पर है, सबसे नीचे। तो यानी आपको क्या क्या मिलेगा, सेल्स मिलेगा, चेंज इन स्टॉक मिलेगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा, एनआईटी मिलेगा। एनआईटी नहीं मिलेगा तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज मिलेंगी, हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे और हम कहाँ पहुंच जाएंगे, नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट तक। तो ये फ्लो चार्ट न्यूमेरिकल्स में काम आता है, तो न्यूमेरिकल आते ही मेरे को फ्लो चार्ट पे जाना पड़ा। तो ये भी इसी तरह से होगा, और ये तो हमारा अभी एक प्रैक्टिस का हम अभी इसी वीडियो में करेंगे। सेल्स दिख रही है नहीं, चेंज इन स्टॉक भी दिख रहा है, बोले सर डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, क्लोजिंग और ओपनिंग दिख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, तो कैलकुलेट कर लेना। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कहाँ पहुंचे, बोले सर माइनस हो रहा है, तो आगे प्लस भी तो दिख रहा है। माइनस तो मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो यानी देखो क्लोजिंग कितना है, 20 है, ओपनिंग 50 है, तो 20 माइनस 50 माइनस 30 आया। तो ऐड ही कर रहा हूँ, लेकिन माइनस 30 आया तो माइनस 30 ही लिखेंगे। तो प्लस माइनस तो इतनी मैथमेटिक्स हमें आती है, माइनस हो गया तो 770 आया। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक क्या पहुंचाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट तक। इधर देखो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कहां पहुंचा रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट तक। ऊपर ही लिख रखा है, उसकी कैलकुलेशन है ये। माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। देखो दिख रहा है क्या, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन दिख रहा है 500, कहाँ है दिख रहा है इंटरमीडिएट कंजप्शन, सीधा सीधा 500 मैंने लेस कर दिया तो कहाँ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। तो आप मार्केट प्राइस पर तो हो, ग्रॉस में तो डेप्रिसिएशन लेस करा तो नेट पर आगे नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। देखो डेप्रिसिएशन दे रखा है, दे रखा है 30, लेस कर दिया।
तो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, लेकिन जाना फैक्टर कॉस्ट पे है, तो फैक्टर कॉस्ट पे जाने का क्या फॉर्मूला होता है, एनआईटी लेस करो मार्केट प्राइस से। फैक्टर कॉस्ट का बता रखा है ना, शुरू की स्लाइड में आ गया था। मार्केट प्राइस में क्या होता है, एनआईटी होता है, उसको लेस करेंगे। एनआईटी दे रखा है क्या, नहीं दे रखा सर। बोले इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, बोले इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं दे रखे, तो कोई बात नहीं, जीरो ले लो। सब्सिडी दे रखी है तो 40 ले लिया, जो वैल्यू तो -40 आ गया। तो मार्केट प्राइस में से लेस करना है, तो ये माइनस है और ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। आ गया नेट वैल्यू। अब आप देखो इसमें से क्या क्या यूज नहीं हुआ। एक्सपोर्ट्स नहीं हुए, क्योंकि जब एक्सपोर्ट्स इसलिए नहीं हुए क्योंकि क्लियरली मेंशन है ना, सेल्स है। अगर डोमेस्टिक सेल्स बोला जाता तो एक्सपोर्ट्स करते आप, तब तो ऐड करना पड़ता इसमें। और ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में ये डबल काउंटिंग करवा देता है। इसका मतलब क्या है कि मेन ऐड देता है और सब ऐड भी दे देता है। तो इसी तरह जैसे मैंने बोला इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है, जो हमने यूज करा है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो डबल काउंटिंग करवा रहा है, तो इसको यूज ही नहीं करा हमने। ठीक है ना। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ऑन यूज, कुछ काम नहीं आया हमारे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा भी वैल्यूज देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे इन सवालों की, तो हम एक्स्ट्रा को पहचानना सीख जाएंगे। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू आइडेंटिफाई कौन सा काम आ रहा है, कौन सा काम नहीं आएगा। ये तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये तो सीखना ही पड़ेगा आपको। एक क्वेश्चन करवा दिया, एक और देखो इसमें क्या दिख रहा है। आप तो वैसे ही करने लग जाओगे। बोले सेल्स है क्या सर, कहीं पे दिक्कत ये चेंज इन स्टॉक दे रखा है क्या, दे रखा है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, एक नहीं माइनस में दे रखा है तो मैं माइनस में ले लूंगा। 360 आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कंजप्शन सीधा नहीं दे रखा है, ऐसे दे रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेकिन साथ में इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी वो दे रखा है, तो ये नहीं लेंगे। जब परचेज रॉ मटेरियल की अभी कहीं से भी हुई हो, डोमेस्टिक हुई हो या बाहर के देश से हुई हो, उससे क्या मतलब, मेन ऐड दे रखा है, तो यानी 12 नहीं लेंगे, 250 को लेंगे। देखिए तो उसको रॉ मटेरियल जो लिया है वो इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है, रॉ मटेरियल को यूज करेगा ना 1 साल के अंदर, इसलिए डेफिनेशन में आ रहा है ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इंटरमीडिएट कंजप्शन की डेफिनेशन खुद को रिवाइज कराया करो जब बार बार दिमाग में, तभी आप सही उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन हमें चार्ट किया गया था, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस पे आ जाएंगे। कौन सा चार्ट, ये वाला, यानी प्रोडक्ट मेथड के न्यूमेरिकल्स करने के लिए ये चार्ट को फॉलो करना है। तो इसको लिख लेंगे, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको फॉलो करेंगे, इसको बार बार लिखेंगे न्यूमेरिकल के साथ में, तो हमें ये याद हो जाएगा। फिर धीरे धीरे टिप्स पे आ जाएगा, तो बार बार रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ग्रॉस वैल्यू, उसके बाद कह रहा है कि आपको ग्रॉस वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पे आना है। तो फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए क्या होता है, मार्केट प्राइस से, इसलिए डेप्रिसिएशन काम में नहीं आया, ग्रॉस से ग्रॉस में आ गए। तो ऐसा नहीं है कि हर बार कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज करना है, कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर इसमें कुछ नहीं, न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है क्या पूछ रहा है और क्या दे रखा है। तो ग्रॉस से ग्रॉस में आना है तो डेप्रिसिएशन काम में नहीं आया, दे रखा है कि डेप्रिसिएशन दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है जबरदस्ती। तो आपको तो जब मैंने बोला मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना होता है तो क्या करते हैं, एनआईटी लेस करते हैं। एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। बोले सर इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सीधे दे ही नहीं रखे हैं। बोले सेल्स टैक्स बेटा इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट। तो ऐसे देखो कंफ्यूज करता है। अब नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ करेंगे इन न्यूमेरिकल्स में। और जिसको पता है वो एक बार में पकड़ लेगा। बोले इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल होता है सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, दोनों को ऐड कर दो तो इनडायरेक्ट। और सब्सिडी देखिए 0 ले लेंगे, तो ये कैलकुलेट कर लिया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 20 + 30 दोनों टैक्स आ गए, -0 = 50। तो मार्केट प्राइस में से एनआईटी लेस करना होता है, पहुंच गए ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट में। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने में क्या होता है, एनआईटी लेस करो, पहुंच गए, आंसर आ गया। तो क्या क्या यूज नहीं करा, डेप्रिसिएशन नहीं करा, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं करा। अब ये आपकी आ गई एक्सरसाइज, इसमें एक तो डिफाइन वैल्यू एडिशन, ये आपको मेरे को भेजना है स्टडी बेस के थ्रू, मैसेज के थ्रू। आप अपनी कॉपी की फोटो लेके भी भेज सकते हैं, टाइप करके भी भेज सकते हैं। तो ये मैं आई एम गिविंग अगेन द स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। तो मैंने आपको 2 बोला है, एक तो इस सवाल के लिए बोला है, ये वाला बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 का सवाल है, इसको आप सॉल्व करके मुझे पिक्चर लेके भेजेंगे। एंड इट इज वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, आई एम फॉलोइंग दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एट ऑल
रिवर्टिंग बैक उसका सबका रख रहे हैं हिसाब, तो why we should behave like that. And those who are sending me and they are in continuous touch, I appreciate their effort. They are self directed individuals, उनको कोई नहीं देख रहा है, फिर भी वो ईमानदारी से काम करते हैं और अपने पेज की फ़ोटो मेरे को भेजते हैं चेक कराने के लिए. तो आई ऑलवेज अप्रिशिएट एंड दीज इंडिविजुअल्स बिल्कुल तारीफ के काबिल हैं. तो आपको एक तो ये भेजना है मेरे को, इसका कैलकुलेट करके पूरा आपको चार्ट इसी तरह से फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है. इस तरह से आप मेरे को आंसर भेजेंगे. ये वर्टिकल फॉर्मेट होता है, पहले हम ये सीखेंगे फिर हॉरिजॉन्टल पे आएंगे, धीरे धीरे फॉर्मूले हमें याद रहने लग जाएंगे. तो पहला ये स्टेप है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे. ठीक है ना, चार्ट मैंने बता दिया कौन सा यूज होगा. और दूसरा सवाल मैंने क्या बोला आपको, ये मुझे भेजेंगे डिफाइन वैल्यू एडिशन. ये 2019 में बोर्ड का सवाल था 2 मार्क्स के लिए. ठीक है. उसके बाद ग्रॉस वैल्यूडेड मार्केट प्राइस, ये भी आप मेरे को कैलकुलेट करके भेजेंगे. ये 3 काम हो गए अब आपके पास. ठीक है. उसके बाद तीसरा सवाल क्या है, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम. आपको एक्सप्लेन करना है प्रोडक्शन मेथड को. अभी हम पूरा सीख चुके हैं प्रोडक्शन मेथड को, तो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में कैसे हम प्रोडक्शन मेथड को यूज़ करते हैं, तो ये आपको स्टेप्स में बताना है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड इज. तो आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है ये क्या होता है. कहीं डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. और लास्ट में हम बार बार ये इंस्ट्रक्शंस हमारे को आती हैं, राइट दी स्लाइड्स एज नोट्स इन नोटबुक. ये तो हम कर ही रहे हैं. डू एक्सरसाइज क्वेश्चंस इन नोटबुक आपको करना है. प्रैक्टिस लेकिन कर रहे हो तो प्रैक्टिस कॉपी एक बनाने के लिए बोल दिया गया है. तीसरा, सॉल्व बोर्ड क्वेश्चंस एंड सेंड. अब जहाँ जहाँ बोर्ड का सवाल आया है वो आपको मुझे स्टडी बेस ऐप के थ्रू उसको भेजना है, मुझे उसकी फ़ोटो लेकर, या आंसर भी भेज सकते हो. और लास्ट आपका इंस्ट्रक्शन क्या है, इफ़ देयर इज एनी डाउट यू कैन मैसेज थ्रू. और वो स्टूडेंट्स कुछ कर रहे हैं. तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन एंड आई होप यू ऑल आर हेल्दी and studying well. Thank you and God bless you.